मैं सैफ अली खान आपका स्वागत करता हूं हमारे खास शो टॉक विथ राम पुनियानी में। इस मंच पर हम इतिहास, समाज और सच्चाई की उन प्रांतों को खोलते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी छा जाती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से नफरत के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी दिखाई है, डॉक्टर राम पुनियानी। तो आइए इस संवाद की शुरुआत करते हैं। सवाल भी होंगे और जवाब भी, और शायद कुछ नए नज़रिए भी मिलेंगे। तो आजकल जो पॉलिटिकल यूथ यूथ जो है वो पॉलिटिकली अवेयर तो है, बट उन्हें डिसाइड नहीं कर पाते कि वो लेफ्ट, राइट, लिबरल हो या सेंट्रिस्ट हो। वो अक्सर परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और युवा अपने पॉलिटिकल थॉट बना नहीं पाते प्रॉपरली। वो मिक्स में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो हैं क्या। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये लेफ्ट राइट सोचने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के साथ हैं कि नहीं। और आज की जो परिस्थिति नवयुवकों के लिए जो सवाल पैदा कर रही है, वो सवाल आज की पॉलिटिक्स हल कर रही है कि नहीं। क्योंकि नवयुवकों के सामने जो प्रॉब्लम है वो नौकरी का है, बेहतर शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, अपने परिवार को सेटल करने का है। तो आज की नीतियाँ हमें उस तरफ ले जा रही हैं कि नहीं, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन-सी ऐसी राजनीति है जो इन मुद्दों को एड्रेस करती है। अब कुछ-कुछ लोग तो बात कर रहे हैं कि भई हमारे पुराने समय में ऐसा था, फिर ऐसा था, ये राजा, मुस्लिम राजा, फिर हमारे मंदिर, फिर हमारा धर्मांतरण, कुछ उस पे फ़ोकस कर रहे हैं और कुछ फ़ोकस कर रहे हैं कि भाई आज के जो सवाल हैं जवानों के सामने, उसको हल किया जाए। तो नौजवानों को तो यही फैसला करना है कि हमको वही राजनीति लेना है, जो हमारे मुद्दों के को आगे ले चलती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सरकार तो बदलती रहती है, पर सरकार के साथ-साथ बीच में टाइम जो है, उसमें हमारी विचारधारा पर ज़ोर देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव के बीच में जब समय है तो अपनी विचारधारा 2 ही होती है। 2 विचार एक विचारधारा होती है लोकाभिमुख, जो लोगों का ध्यान करके अपनी पॉलिटिक्स बनाती है, और दूसरी होती है कोई एक टारगेटेड, एक सीमित विचारधारा होती है, जो केवल बड़े पूंजीपतियों का फ़ायदा देखती है, खुद के एक धर्म के नाम पे देश को बनाना चाहती है। ये 2 के बीच में चुनाव है। तो नौजवानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी चॉइस क्या होना चाहिए। ओके सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जी। आपके नज़र में देशभक्ति क्या है? और आजकल जो हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है, अति राष्ट्रवाद होता जा रहा है, तो इसके मूल्य क्या हैं? लोगों को अगर आपको कुछ शब्दों में समझाना पड़े कि ये पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म क्या है, तो क्या होगा? देखिए, राष्ट्रभक्ति होती है जब आप देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, और जो हाइपर नेशनलिज्म है वो देश की बाउंड्रीज़ के बारे में सोचता है। हाइपर नेशनलिज्म मेनली उसका फोकस रहता है समाज के चंद बड़े पूंजीपति लोग, या फिर देश का सैनिक ताकत, ये उसका होता है। और जबकि जो दूसरी राजनीति है, जो वास्तव में देशभक्ति की राजनीति है, वो समाज के गरीबी को मिटाना, बेरोज़गारी को मिटाना, समाज में सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहें, उसको फ़ोकस करना है। तो हाइपर नेशनलिज़्म आजकल जो है, वो हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में आ रहा है, और इससे मेरा कोई हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है इसका। हिंदू धर्म के नाम पे ये नेशनलिज़्म को बढ़ाया जाता है। तो ये आज का राइट विंग यही चाहता है कि हाइपर नेशनलिज़्म हिंदू धर्म के नाम पे हो, और उसके एग्रेसिव आधार को लेकर दूसरों को दबाया जाए। तो सर, आजकल आप देख रहे होंगे कि इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है, बिगाड़ा जी। जा रहा है इतिहास को, और जो भी इमोशंस बेस्ड हिस्ट्रीज हैं, उनको इंटरेस्टेड बनाया जा रहा है, और लोग उसको ही इंटरेस्टिंग मानते हैं। उनमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं जिसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। उसमें जी। फैक्ट और लॉजिक का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अक्सर देखा गया कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी इसमें शामिल है। तो ये जो फैसिनेशन चल रहा है सब लोगों का, इसके पीछे में लोग कैसे सही इतिहास को जानेंगे? जो आज के युवा हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म के लोग करीब 100 साल से लगातार
इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और उन्होंने अलग-अलग तरीकों से अपना नैरेटिव, अपना वर्णन, अपनी सोच का इतिहास, जो इतिहास उनको सूटेबल है, उसको जगह-जगह तक पहुँचाया है, जिसके कारण समाज में नफ़रत बढ़ी है। तो लोगों तक सही इतिहास पहुँचाना ताकि नफ़रत कम हो। हमको इतिहास से वैसे क्या लेना-देना है, हमको तो भविष्य बनाना है। इतिहास का यही रोल है कि इतिहास में जो कमज़ोरियाँ थी, उनको दूर करके एक बेहतर रास्ते पे चला जाए। तो ये जो लोगों ने गलत इतिहास फैलाया है, उसका मुकाबला करने के लिए सही इतिहास का तरीका होता है, जो तार्किक होता है, जो सोचता है। जैसे अब किसी ने कह दिया, ये मुसलमान राजा ने ये अत्याचार किया, तो वो पूरा सच नहीं बोलता, वो सच का एक भाग बोलता है। वो मुसलमान राजा ने एक अत्याचार किया, दूसरे 80 काम जो अच्छे किए होंगे उसको भुला देता है। एक मंदिर तोड़ा, 80 मंदिरों को दान दिया, उसको भुला देता है। तो ये चीज़ों को भी ये भी एक भाग है कि हम इसको समाज तक ले जाएँ। और दूसरा ये है कि लोगों के बीच में जो नफ़रत पैदा हो रही है और इसके कारण कुछ लोगों पर अन्याय हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए सोशल मूवमेंट जो सामाजिक आंदोलन हैं, उनको समर्थन करने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अभी ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स काफ़ी हो गए हैं और वो आपस में तालमेल भी बिठा रहे हैं और उनको आप जैसी पीढ़ी, आप जैसे लोगों का समर्थन मिला, तो वो आंदोलन मजबूत हो सकते हैं और आगे चलकर एक बेहतर रास्ते पर देश को ले जा सकते हैं। आजकल देखने को मिलता है सर कि मीम्स कल्चर हो गए, मीम कल्चर बनता जा रहा है और फेक मीम्स के जरिए एक जो एकेडमिक हिस्ट्री है उसको पूरा बर्बाद करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अब इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी बदलाव है, इस तरीके से लाए जा रहे हैं कि हिस्ट्री क्या सच है क्या झूठ है। जब स्कूल में ही खराब पढ़ाई जाएगी या झूठ पढ़ाया जाएगा तो बच्चे और क्या सीखेंगे। करेक्ट। अब वो तो जा करके हिस्टोरियन की तरह पूरा रिसर्च बुक तो नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उनके काम भी नहीं आने वाला, आगे कोई ऐसा प्रोफेशन भी नहीं है साइंस के अलावा। तो फिर वो अ, क्या वो लॉजिकल माइंडसेट की तरह इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि उनको सच जानने के लिए। तो ये तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि सच को उजागर करे। देखिए, मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अभी की सरकार से मुझे इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं है। ये जो लोग समाज के प्रति कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं, ये काम उन्हीं को करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये स्रोत हमको एक समांतर पैरेलल तरीके से खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आज देश में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, सही इतिहास है, अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे सत्य हिंदी को लीजिए, अशोक कुमार पांडे को लीजिए, अभी कुमार कुणाल कामरा को लीजिए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने की बात रखते हैं। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं जो इन सच्ची बातों को लोग ले जाते हैं। सवाल है कि उनका रीच, उनकी पहुंच बहुत कम है। कि जैसे एक टेलीविज़न मीडिया, एक टीवी शो इतनी नफ़रत करोड़ों तक पहुँचा देता है और ये जो चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनकी रीच कम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सरकार से उम्मीद मत रखिए पहली बात। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग, अपने जैसे लोगों का ग्रुप बना के इस काम पे लगने का मटीरियल बहुत है। मटीरियल अगर आप कहेंगे तो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास के बारे में, दूसरी बारे में। और आप महेश से अगर अपना ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो मैं आपको 15-16 वीडियोस का एक लिंक भी भेज दूंगा जो पूरे इतिहास को एक सही तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और आप अमेज़न पे भी देख सकते हैं। ऐसी कई किताबें मैंने रखा है उस पे, दूसरों ने भी रखा है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का जो काम है, वो हमारा है। अभी हो क्या रहा है कि जो बड़े-बड़े पब्लिशर हैं, बड़े-बड़े असरदार लेखक हैं, वो इस लेवल पर नहीं आ रहे कि आम लोग उनको पढ़ सकें या उनके वीडियोज़ को देख सकें। पर मुझे बहुत खुशी है कि अभी बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स आए हैं, जो इन बातों को सरल तरीके से लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने हिस्टोरिकल फाउंडेशंस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया। आपकी जी, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप इतनी सारी बात बताते हैं शुक्रिया। आए लोगों। तो आपने कभी आरएसएस और हिंदुत्व से रिलेटेड इतिहास में कुछ भी अच्छी चीज पाई है।
अब देखिए, अच्छी बुरी तो क्या कहूँ? अब इतिहास में अच्छा बुरा यानी काला और सफ़ेद नहीं होता है। सिर्फ़ काला और सफ़ेद नहीं होता, बीच में बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं, जो भूरे कलर के होते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ कि आपने हिटलर में कौन-सी अच्छी चीज़ पाई? तो आप बताइए, जवाब क्या दोगे इसका? तो कुछ चीज़ें हैं जो गलत तर्क के आधार पे बनाई गई हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ को ढूँढना मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। हमने समाज में अच्छी चीज़ों को ढूँढना चाहिए। एक ये जो वाक्य का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बहुत अच्छा वाक्य है। वसुधैव कुटुम्बकम, बहुत अच्छी बात है। पर इसको जब पालन करने का मौका आता है, तो उसको पालन नहीं किया जाता। तो कई चीज़ें हैं, पर पालन के लेवल पे नहीं है, वो केवल कहने के लेवल पे है। तो सर आज आज के कॉन्स्टिट्यूशंस में इतने अमेंडमेंट्स के बाद और जिस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से फॉलो किया जा रहा है या उसको मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट करके जिस तरीके से ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स के जरिए सिटीजन्स पे लागू किया जा रहा है या अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो क्या आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दलित और मुसलमानों के लिए उतना ही पावरफुल है जितना अंबेडकर जी ने इमेजिन किया था? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ होने से ये ऑटोमैटिक नहीं होता कि उसको फ़ॉलो किया जाए। जो बीच के अधिकारी हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो पूरी व्यवस्था है, वो इसको कैसे लागू करती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक सिद्धांतों का सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार, बराबर की सुरक्षा देती है। पर जिस प्रकार से उसको लागू किया जाता है सरकार के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, तो उसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ 2 चीज़ों को फ़र्क करना ज़रूरी है। एक संविधान में क्या है और दूसरा उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, उसको लागू कैसे कर रहे हैं। तो संविधान में मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। लागू करने वाले लोगों में जो एक प्रकार से भटकाव आ गया है, उसके कारण समाज में एक समस्या है। पर सर अगर संविधान में कोई समस्या नहीं है, पर संविधान जो अमेंड करते हैं वो अमेंड करके कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल या सेक्शन डालते हैं, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही बन जाता है जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक बनता है, जिसको फिर कोई ना कोई सरकार आती है अमेंड करती है फिर से। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अमेंडमेंट जो रहता है, किसी छोटी चीज़ को मॉडिफ़ाई किया जाता है। मैं जो बात कर रहा हूँ संविधान की, वो बेसिक स्ट्रक्चर की है, संविधान के प्रिएम्बल की है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, तकलीफ़ दे सकती हैं, उसके लिए आंदोलन हो सकते हैं। जैसे अभी सीएए, एनआरसी के बारे में हुआ, किसानों के बिल के बारे में हुआ। ये चीज़ों पे हमारी तरफ से पूरा-पूरा संघर्ष होना चाहिए, ताकि ऐसी गलत चीज़ें अमेंडमेंट के रूप में ना डाली जाएँ। पर फिर भी आप फ़र्क कीजिएगा, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेंडमेंट कुछ-कुछ सरकारें अपने स्वार्थ के लिए ला सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जी सर। सर, क्या निरपेक्ष होने का मतलब आज के ज़माने में क्या एंटी हिंदू होना हो बन गया है? क्या कोई इंसान अगर आज अपने आप को सेकुलर बताता है, तो क्या वो हिंदू के खिलाफ हो गया? इस तरीके का प्रोपेगेंडा कुछ ज़्यादा आम नहीं हो गया? देखिए, धर्मनिरपेक्ष होना यानी आपका जो रवैया है सभी धर्मों के प्रति एक बराबर है। पर आप अगर सेकुलर हैं, तो कुछ लोग आपको एंटी हिंदू कहेंगे, क्योंकि आज वो ज़्यादा संख्या में हैं, ज़्यादा पावर में हैं, तो उससे कोई एंटी हिंदू नहीं हो जाता। क्या गांधी एंटी हिंदू थे? वो तो सबसे बड़े हिंदू थे। हुँ, तो सवाल है कि ये प्रोपेगेंडा है कि जो लोग सेकुलर हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। क्योंकि वो जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, वो पूरी तौर से डोमिनेट करना चाहते हैं, वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। जैसे वो एक जॉर्ज बुश ने कहा था ना, इफ यू आर नॉट विथ अस, यू आर अगेंस्ट अस। तो जी, ये यहाँ के जो सांप्रदायिक लोग हैं, उनका भी वही है कि अगर आप उनकी बात को सहमत नहीं है, तो आप एंटी हिंदू हैं। तो उसका मतलब कोई सेक्युलर का मतलब तो है कि भाई आप सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करते हैं और भारतीय हुँ, संविधान के रास्ते पर चलकर सबको बराबर इज्जत देते हैं। हुँ। तो सर, आजकल एक प्रोपेगेंडा चलता है हिंदू खतरे में है, पर अगर देखा जाए तो ये जो नैरेटिव बन रहा है उसमें पीएम हिंदू, एचएम हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम भी हिंदू,
अगर जितने पावरफुल पोजीशंस हैं देश के, उसमें मेजोरिटी हिंदू ही है, तो फिर खतरा किससे है इन्हें? देखिए, हिंदू कभी खतरे में नहीं है। आज 78% हिंदू हैं और जैसे आपने कहा सब बड़ी पोस्ट पे हिंदू हैं। अभी तो रूलिंग पार्टी की तरफ से एक भी एमपी शायद हिंदू मुस्लिम नहीं है। कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। कोई बड़े जी। पद पे एक भी मुस्लिम नहीं है। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा का भाग है। हिंदुओं को हिंदुओं के मन में ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए और उनके मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए ये एक स्लोगन है। पर वो खैर प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके हाथ में है, इसलिए वो इसको काफ़ी सफलता से ऐसी लोगों तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। पर इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। धर्म के लोग कभी खतरे में नहीं होते। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बार 1 डेढ़ साल पहले मैं कोलकाता से ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, और कुछ लोग बैठे हुए थे, फैमिली वाले ही थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि मैं मुसलमान हूँ। और वहां पर वो लोग ये बात कर रहे थे कि हमने नया फ्लैट खरीदा है, वो नई सोसाइटी है, वहां पे ईद मनाने नहीं देंगे और किसी मुसलमान को एंट्री भी नहीं होगा, किसी मियाँ जी को। सो दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज टोल्ड। अब इससी बातें हो रही हैं ट्रेन में, जहां पे मैं मौजूद हूं, मैंने अपने कानों से देखा, आंखों से सुना। तो इस तरीके के जो नफरत किसी के फैमिली के अंदर बातचीत हो रही है, जहां पे औरत भी है, मर्द भी है, बच्चे भी शामिल है, तो जी, क्या जी। माहौल बनेगा आगे देश का? देखिए, ये मैंने तो 1992-93 से नोट किया इस बात को कि जो मुसलमानों को घर नहीं देना, उनसे दूरी रखना, अभी तो मामला उससे भी आगे चला गया है कि मुसलमान व्यापारियों का बहिष्कार करो, उनको अपने त्योहारों में मत आने दो, उनके साथ मेल-जोल मत रखो। ये सब चीज़ें आजकल और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये हमारे समाज को जैसे जोड़ने का काम आज़ादी के आंदोलन में किया, तो अभी समाज को तोड़ने का काम चल रहा है और वो काफ़ी आगे चला गया है। इसलिए हमको ऐसा दिखता है कि मिश्रित बस्तियों में मुसलमानों को घर न देना और उनसे इस प्रकार की एक दुय्यम दर्जे का व्यवहार करना, वो एक आम बात होती जा रही है, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। सर, आपने देखा होगा कि 1947 या उसके आसपास जो मुसलमान थे, जब आज़ादी मिली, तब मुसलमानों का जो एजुकेशन का लेवल था वो थोड़ा अच्छा था। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स भी पाए जा रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि लोग बिजनेस की तरफ जाने लगे या अपना ही कुछ करने लगे, या एजुकेशन की तरफ नहीं थे ज़्यादा। अभी के मुसलमान जो हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं वो डाउन है। तो अगर आप 80s से लेके 2000 तक का दौर देखें, तो उस वक्त क्या मुसलमानों ने एजुकेशन को, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को से दूरी बना ली थी? क्या उन्होंने अपने आप पे फोकस नहीं किया, या फिर सरकार के डिसीजंस, जो इंदिरा गांधी के टाइम जो सरकारी रूल्स बने, या फिर बाद में जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए और रूल्स चेंज हुए, इससे जो व्यापार पे असर पड़ा, जैसे स्किन मर्चेंट बिजनेस पे, स्किन टैनिंग बिजनेस पे, या हाथ की जड़ी वाले का जो काम होते हैं कपड़ों पे, जो उन बिजनेस पे जो असर पड़ा, इससे जो मुसलमानों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा तबाह हुआ, राइट? क्योंकि वो बड़े बिजनेस में तो थे नहीं, तो ये जो हाथों का जो आर्ट वर्क था उसमें भी तबाह हुए। तो इस तरीके अब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन को भी, अगर पढ़ाना भी चाहते हैं, और बीच पहले वालों ने कहीं बीच में पढ़ाया भी नहीं। तो ये होलिस्टिकली उनको नीचे गिराया गया है, या इसमें मुसलमानों का खुद का कितना योगदान है नीचे गिरने में, और कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली-जुली हैं। सबसे ज़्यादा जो कारण है 1980 के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हैं, कम्युनल वायलेंस, वो पहले से बढ़ता गया और कम्युनल वायलेंस से मुस्लिम कम्युनिटी को जो डर लगता है, वो डर के कारण एक प्रकार से सिकुड़ जाते हैं और जो खुलापन चाहिए कि भाई हम एजुकेशन लेंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे, उसमें थोड़ी कमी आती जा रही है। तो मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इसका आलोचक हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी ने अंदर से पूरी कोशिश करना चाहिए ज़्यादा एजुकेशन की और लड़कियों को आगे पढ़ाने की। पर ये बात भी मैं मानता हूँ कि इसका मुख्य कारण है कि एक जो पार्टीशन के समय ज़्यादा पढ़े लिखे अमीर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ के ज़्यादा मुसलमान यहाँ के दलित तबकों से आए हुए हैं, जिनका पहले ही पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। और जैसे सच्चर कमेटी ने बताया,
आज़ादी के बाद कुछ पॉलिसी जो भी ली गई, उनसे एक तो ये डर के कारण और दूसरे कारणों से मुस्लिम समाज का सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर गिरता गया। इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। पर कारण बहुत सारे हैं। हम जिस कारण को दूर कर सकते हैं, अगर रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, तो हम उसपे प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे अभी आपको बताऊँ, पहले कुछ मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप होती थी, ये सरकार ने उसको बंद कर दिया। पहले गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो जो भी स्कॉलरशिप्स का पैसा था, वो यूज़ ही नहीं करते थे, वापस भेज देते थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे भी रहता है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, और कम्युनल हेट्रेड पे भी रहता है, वायलेंस पे भी रहता है, हिंसा पे भी रहता है। तो ये सब चीज़ों का मिला-जुला प्रभाव है कि मुसलमानों में आज शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, और शिक्षा नहीं पाते तो फिर जल्दी-जल्दी किसी न किसी काम में लग जाते हैं। और अभी पर उस ये केवल यूनिफ़ॉर्म बात नहीं है। मुस्लिम कम अभी मैं रिज़ल्ट देख रहा था, जेईई में जो थर्ड आया वो एक मुस्लिम है। ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स में भी मुस्लिम लड़के-लड़कियाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी वो कैपेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिसमें वो नहीं कर पा रहे। सर देखा जाए तो कर्नाटका में 1-2 साल पहले एक बच्ची को हिजाब पहनने के लिए बहुत लड़के उसके स्कूल के रोक दिए, और बाद में वही बच्ची क्लास 10th की टॉपर बन गई कर्नाटका में। तो जी। हिजाब एक हिंड्रेंस है। मेरी भी बहुत लोगों से इस पर आर्ग्यूमेंट हुई कि हिजाब क्यों पहनना है या नहीं पहनना है। मैंने कहा तुम स्वेटर पहन के जाते हो या मफलर पहन के जाते हो, इससे तुम्हारा नॉलेज दिमाग में नहीं जाता, ऐसी तो कोई बात नहीं। हिजाब एक स्कार्फ है जिससे सर को छुपाया गया, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो उससे नॉलेज नहीं जाएगा, इसका क्या ताल्लुक है? पर वो लोग उसको भी मतलब आर्गुमेंट उसको भी देते हैं। देखिए, हिजाब को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो कुछ लोगों की परंपरा है, कुछ लोगों की हैबिट्स है, और कुछ लोग इसको एनफोर्स भी करते हैं। हम्म, पैट्रियार्की में, पुरुष प्रधान समाज में औरतों पे लादा भी जाता है, अप्रत्यक्ष हम्म, रूप से। तो मैं वैसे चाहता हूँ कि हिजाब की प्रथा बंद हो, ये एक हम्म, बात है। और इसका एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो हिजाब पहन वो लड़की ने टॉप किया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी भी मैं देखता हूँ फोटोज, उनका पूरा चेहरा एक अलग तरीके से ढका होता है। तो हम्म, पर हाँ, ये है कि जो हिजाब की प्रथा है, वो सब देशों में ऐसी नहीं है। आप मलेशिया में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, टर्की में देखिए, वहाँ भी तो मुसलमान मेजॉरिटी है। तो कुछ खास कारणों से भारत में हिजाब की प्रथा कम जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। और ये भी आपको बता दूं, जैसे कश्मीर है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम्म, 1990 तक वहाँ कोई ज़्यादा हिजाब वगैरह होता ही नहीं था। केरल में 1990 तक नहीं होता था। ये बात की हम्म, प्रक्रियाएं हैं, जैसे हिंसा बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, तो हिजाब भी बढ़ते जाता है। मैं उसको हम्म, डिफेंड नहीं करता, मैं कभी भी हिजाब को डिफेंड नहीं करूंगा, पर उसके सिर्फ कारण समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो सर अगर आपको अभी 2025 में कोई किताब लिखनी पड़े हिस्ट्री और करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप कौन से टॉपिक चुनना चाहेंगे लिखने के लिए? देखो सैफ, मैं तो लिखते ही रहता हूँ। अभी बार बार यही टॉपिक मेरे दिमाग में आता है। एक तो अ, हमारे लोकतंत्र को जो कमजोर करते हैं, भारतीय संविधान पे मैं काम करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का वायलेशन, इसका उल्लंघन करके किस प्रकार से मुस्लिम और दलितों और महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाए, ये मेरा टॉपिक होगा। क्या सर हम देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस गहराई से देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्या सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंटेलेक्चुअल्स को बुलाए और उनसे पॉलिसी मेकिंग पर राय ले, डिसीजंस ले, एडवाइसेस ले और देश को बेहतर बनाए? ऐसा कोई रास्ता नहीं? तो सरकार से उम्मीद रखना आप बंद कर दीजिए। जो हमको करना है वो हमको करना पड़ेगा। तो मैं मेरी सलाह, मेरी समझ ये है कि जो हमारे सामाजिक आंदोलन है बेहतरी के लिए, अधिकारों के लिए, वो आंदोलन का दबाव से ही सरकार नीति बदलेगी। सरकार खुद होके आपको बुलाने वाली नहीं है सैफ कि भाई आइए बताइए हम क्या करें, सरकार नहीं करेगी। पर हाँ, एक बड़े समूह का भाग है जिसका आंदोलन मजबूत है, तो उसकी बात सरकार सुनेगी। अब शाहीन बाग की बात क्यों सुनी गई? क्योंकि आंदोलन मजबूत था।
किसानों के आंदोलन की बात क्यों की गई? क्योंकि आंदोलन मजबूत था। तो वही एक रास्ता है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का। और अभी जो पिछले 4-5 साल से प्रक्रिया चल रही है, भारत जोड़ो अभियान, एडुल्लू कर्नाटका, ये ऐसी चीजें हैं जिससे जुड़कर हम सरकार पर दबाव, प्रेशर ला सकते हैं। हाँ, ये बात आपने कुणाल कामरा के एपिसोड में भी कहा था कि हम सब जितने भी बिखरे हुए लोग हैं उन सबको जी, एक साथ आना चाहिए, तभी हम कुछ एक देश में एक मोमेंट चला सकते हैं जिससे कुछ अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। तो खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल है सर, अगर आज अशोका होते या अकबर या अंबेडकर, गांधी, सावरकर सब होते और आपको उसी रूम में बैठाया जाए, आप भी वहीं मौजूद हों, तो आपका आर्गुमेंट किससे होगा या आपकी हंसी मजाक किससे होगी? देखिए, कोई भी जैसे अशोक और अकबर दोनों राजा, ये महान इसलिए थे कि वो सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। मुझे अशोका और अकबर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, जहाँ तक उनकी धार्मिक नीतियाँ थीं। अशोक ने भी गरीब लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए थे। अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना किया। तो मैं तो इस प्रकार की नीतियों को समर्थन करूँगा कि जहाँ समाज का फ़ोकस, जैसे गांधी ने कहा था, कतार के आखिरी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं और आप अपनी नीतियाँ उस प्रकार से बनाते हैं। तो वो मेरा रास्ता अभी भी उसी को सोचता हूँ। और इतिहास में अगर टाइम मशीन से पीछे चले गए तो भी मैं उसी बात को सोचूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपसे बात करके, आपसे सवाल पूछने की आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा लगता है आपका कि भी थोड़ा कुछ धन्यवाद। अच्छा लगा हो आपसे गया। बात करके, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।